ठीक है। मार्केट्स बढ़िया कर रहे हैं, नियर डेज हाइज भारतीय बाजार 125 पॉइंट निफ्टी अप गेन्स के साथ, और धीरे धीरे स्क्रीन पे अब तेजी तूल पकड़ती हुई, हल्के बहुत गैप के साथ शुरुआत हुई थी इन लाइन हमारे एशियन पियर्स के, पर अब थोड़ा बहुत मोमेंटम तूल पकड़ता हुआ 24,800 से 850 प्रिकेरियस लेवल्स थे, उन लेवल्स के जस्ट शेड ऊपर ट्रैजेक्टरी में इस समय भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए। बैंक निफ्टी जो पहले थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था बेंचमार्क को, इन लाइन आधे % के आसपास के मूव्स वो दिखाता हुआ, ये देखिए तस्वीर यहां से बदली। सुबह से ऑटोज गजब करे हुए हैं, और वाकई ऑटोज उतने मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं होता निफ्टी में, लेकिन आज जिस तरह के मूव्स आए गजब है। 3-3.25% का उछाल, और ऑटोज भी बढ़िया पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट, नियर एट डेज हाइज ऑटो इंडेक्स, और एकदम आपकी स्क्रीन पे पूरी तेजी तूल पकड़ती हुई लीनियर मोमेंटम बना हुआ है। ब्रेथ भी बढ़िया है, ऑलमोस्ट 2:1 एडवांसेस के फेवर में, यानी कि बढ़ने वाले शेयर्स के फेवर में 2/3 शेयर्स जो ट्रेड हो रहे हैं वो इन गेन्स हैं। खैर, मैं मार्केट्स पे आगे ब्रिजेश से जब बातचीत करूंगा तो और टटोल लूंगा मार्केट्स को। पहले इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया के सीएफओ प्रेमचंद देवराकोंडा सर स्क्रीन पर हैं। एक बार फिर से स्वागत है सर आपका। वन ऑफ द लार्जेस्ट फिजिकल रिटेलर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, तो आपके वो जो टीवीज, एसीज, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तो बाकी होम अप्लायंसेस वगैरह। प्रेमचंद सर, पहले तो ये जो आपका तो पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मेरे ख्याल से लार्जली वो 28% के स्लैब से 18% की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा, है ना? Sir, very good afternoon, and first of all, thank you very much for having me on your show. In our product portfolio, almost 30% will fall in the 28% tax bracket, and that will be moving to 18%. And definitely, ये फायदा हो जाएगा कस्टमर के लिए। बिल्कुल, मैं समझूंगा अभी किस तरह का आप फायदा देख रहे हो। अच्छा, मैं हिंदी में बात करूंगा तो आप हिंदी समझ लोगे ना सर बढ़िया तरीके से? I can understand Hindi, but I cannot speak fluently in Hindi. That's the problem. बस कोई इशू नहीं, बिल्कुल ठीक है, जितना आप जैसा कंफर्टेबल हो समझ में आ जाएगा हम लोग को। तो फिर मेजॉरिटी पोर्टफोलियो की सेलिंग प्राइस 22 सितंबर ऑनवर्ड्स रिड्यूस हो रही होगी, कितना डिमांड में दरअसल आप ट्रांसलेट होता हुआ देख रहे हैं? आपने पहले से कुछ सोचा होगा फेस्टिव सीजन की डिमांड इंप्रूव हो रही होगी किस हद तक, और अब ये जो जीएसटी 2.0 रोल आउट हो गया उसके बाद ट्रैजेक्टरी डिमांड की कैसे देख रहे हो आप, कितनी इंप्रूव्ड होती हुई नजर आ रही है? सर, क्या हुआ ना, पिछले 2-3 क्वार्टर में ड्यू टू हायर रेट्स ऑफ टैक्सेस एंड आल्सो बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन, देयर वाज डिमांड स्लोडाउन across all categories. And of course, on top of it, this time the summer season was very bad. Now we are quite optimistic that this festive season can witness at least year-on-year growth of 20%. That is what my expectation. And in this 28% tax bracket में AC से AC प्रोडक्ट है, तो ये सीजनल प्रोडक्ट है, इसका डिमांड बढ़ जाएगा इन द नेक्स्ट समर सीजन विच विल स्टार्ट sometime in the mid February and it will last till mid May of calendar year 26. So when you say festive season, Premchand sir, that is from Dussehra till Diwali or Dussehra till the end of the calendar year? नहीं, ये तो दो प्रोडक्ट्स है। नहीं, I'm saying about the festive season. When you say festive season, the festive season for you people begins from Dussehra and it lasts till the end of the calendar year or till Diwali? No. Is this the phase? No, it will last till Diwali. So Navratri start से Diwali तक, वो 30-35 days. So you're expecting 20% improved, 20% sales in this period. इस GST 2.0 के rollout से पहले आपके expectations क्या थे? I just want to understand how improved the scenario now is. Last year it was only 10%. See, in the last year during the festive season, the sale has grown up by only 10%, and this time it will be double. That is, it's an optimistic estimate. अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बढ़िया ट्रैक्शन होगा क्योंकि प्राइसेस रिड्यूस हो रहे हैं प्रोडक्ट के, तो डिमांड और तूल पकड़ रही होगी।
सही और बात एक है। पॉइंट भी है। मैं भी इंतजार कर रहा हूं आप लोग प्रोडक्ट के दाम रिड्यूस करो तो मैं भी खरीदूं। तो एक्चुअली बहुत लोग साइडलाइंस पे बैठे हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब अभी से लेकर जब से जीएसटी 2.0 का 15 अगस्त को अनाउंसमेंट हुआ था आने वाला है, तब से लेकर 22 सितंबर तक एकदम स्लैक पीरियड होगा आप लोगों के लिए। कोई ऑफ टेक नहीं हो रहा होगा। कुछ दिन पहले ब्लू स्टार के एमडी साहब आए थे, वो कह रहे थे कोई माल बिक ही नहीं रहा इस समय, तो 22 सितंबर के बाद ही बिकेगा। ऐसे ही है ना अभी? ऐसा ही चल रहा है क्योंकि all the purchase decisions are different. So they are differing and they want to get the benefit of this tax cut in the festive season. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके पास जो इन्वेंट्री पड़ी थी उसका जीएसटी एडजस्टमेंट कैसे हो रहा है? आर यू बियरिंग द लॉस और इज द मैन्युफैक्चरर विलिंग टू शेयर विद यू द लॉस? So there is no loss in that. When we purchase, the GST on purchase is eligible for input credit, and that input credit will be utilized in the future sales. So only thing, our funds are stuck in the GST. So that is the only disadvantage. As such, there is no loss to the dealers. So, the OEMs, the auto companies have announced reduced prices. They didn't wait for 22nd September because वो लॉस लेने से अच्छा था. They thought they'll pass it on. तो गाड़ियों की प्राइसेस ऑलरेडी रिड्यूस कर दिए 6 सितंबर ऑनवर्ड्स, लाइक फॉर महिंद्रा एंड अदर्स. आपके केस में ये व्हाइट गुड मैन्युफैक्चरर्स ने ऐसा नहीं करा क्या? इस स्लैक पीरियड में भी पास ऑन नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना? नहीं, अभी नहीं हो रहा है सर, वो नहीं हो जाएगा अभी. So because it is only, it will be just in the billing only. So when we invoice to the customer, that is the time, instead of charging 28%, we will charge 18%. So that is the only thing. And we cannot pass it on to customer before the start of the effective rate. अच्छा, एक बात बताओ प्रेमचंद सर, आई एम श्योर पहले प्लान होगा कि फेस्टिव सीजन में डिमांड अच्छी आएगी, खूब ऑफर्स देंगे हम. अब तो जीएसटी कट हो गया, अब जो ऑफर्स देने की सोची थी सब बंद. अब तो कुछ नहीं दोगे आप लोग, सिर्फ जीएसटी कट पास ऑन करोगे या ऑफर्स भी आएंगे बढ़िया वाले? वो भी चलेगा क्योंकि दोनों चाहिए कस्टमर को. कस्टमर्स विल एक्सपेक्ट चाहिए तो दोनों, लेकिन मुझे लग रहा है सिर्फ जीएसटी से ही आपका काम हो जाएगा. तो आप बोलो काय को भेजना है का सीजन डिस्काउंट वगैरह? नहीं, वो भी चलेगा. दोनों भी, आई थिंक विल गिव बोथ द बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स. अच्छा, आपके केस में पता नहीं, कई सारे मर्चेंडाइज रिटेलर्स का कहना था कि ऑन ग्राउंड काफी चैलेंजेस हैं, हमें सारे प्रोडक्ट्स की रीटैगिंग करनी पड़ेगी और उनके लिए तो वाकई एक ऐसे सीजन में बहुत मुश्किल काम है. आपके केस में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? See, we are using advanced technologies, so IT solutions are available. Already we started working on it, and we have to retag all the products for sure. So because we cannot take the advantage of this rate cut, and it is against the law, that is anti-profiteering law. So that's why we have to retag all the products. But that won't be a problem per se, है ना? No, You have enough no time problem. in hand. Yeah, we have enough tech. The technology is ready with us, and we are going to just switch on that in the midnight of 21st. अच्छा, लास्ट अपडेट आया था, यू स्टार्टेड कमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ अ न्यू मल्टी ब्रांड स्टोर अंडर द ब्रांड नेम बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स इन तेलंगाना. 7 सितंबर का शायद वो बीएसई अनाउंसमेंट था. मेरी इलेक्ट्रॉनिक मार्ट से लास्ट बातचीत हुई थी जब आपका आईपीओ का टाइम था. उसके बाद इस शो में बातचीत नहीं हुई. अक्टूबर 2022 तब मेरे पास लास्ट अपडेट था. 112 स्टोर्स एंड 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रिटेल स्पेस यू हैड अक्रॉस 36 सिटीज. आज स्थिति क्या है? Sir, our store count is doubled. So 112 से अभी 210 के ऊपर है. और area of operation also crossed 60 cities in India, and the retail space area will be 2 million square feet के आसपास. इट्स डबल्ड. वो इवन कोविड टाइम्स में भी बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ आई थी. तब मुझे याद है 2022 में जब आईपीओ के टाइम चर्चा कर रहे थे, खूब एग्रेसिव एक्सपेंशन था और वहां से अब तक डबल हो चुका है ऑलमोस्ट, चाहे नंबर ऑफ स्टोर्स हो, नंबर ऑफ सिटीज जहां पे रीच आउट करते हैं आप, या फिर स्पेस के हिसाब से. तब तेलंगाना वॉज, क्योंकि वो ज्योग्राफिकल बड़ा वो था, 80% ऑफ टोटल रेवेन्यूज यूज्ड टू कम फ्रॉम तेलंगाना, क्योंकि वहीं से ज्यादातर एक्सपोजर था. अब किस हद तक डाइवर्सिफाई कर पाए तेलंगाना से आंध्रा, एनसीआर आपका थ्रस्ट एरिया बन रहा था धीरे धीरे, ऐसा सुना था, मैंने पढ़ा था. तो कितना तेलंगाना से ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई कर पाए हम लोग?
रेवेन्यूज के फ्रंट पे? See, 10 साल पहले 100% of our revenue was from Telangana. So then, once we started expanding to Andhra Pradesh, then that Telangana contribution went down to 80%. Now, पिछले साल it was 65%. So that means Telangana contribution is getting reduced, and we are picking up the other new markets like NCR and Andhra Pradesh, and these markets are doing good, and their contribution to the top line is decent, and it has been growing at an average growth rate of 20% year on year. तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एनसीआर उस समय भी अब धीरे धीरे एक्सपोजर इन पॉकेट्स में बढ़ रहा है। एक शायद आउटलेट केरला में है, वो छोड़ देता हूं, अदरवाइज यही 3 ज्योग्राफीज हैं जहां पे आप लोग एग्रेसिव हो। इसके बियॉन्ड जाने का मन नहीं, और तेलंगाना आंध्रा छोड़ के सीधे एनसीआर, मुंबई नहीं आए, सीधे एनसीआर निकल गए, ऐसा क्यों? So that was a strategic decision post-COVID, so that NCR market opened up to the organized players, and we took the advantage of that situation. And we are exploring other markets like Western UP and peripherals of NCR, and that plan will be implemented in the next financial year. अच्छा, एक जाते जाते लास्ट सवाल, हम लोग की स्क्रीन पे वो रेवेन्यू प्लेट है सर। FY22 में 36% ग्रोथ, 23 में 25, 24 में 15% और अब 25 में 7% के आसपास। जब आपके नंबर ऑफ स्टोर्स ऐड हो रहे हैं, ये ग्रोथ मोमेंटम फिजल आउट क्यों हो रहा है? क्या ट्रेजेक्टरी आप लोग यहां से मैप कर रहे हो और किस तरह के मार्जिन होंगे? Sir, if you look at the store addition also, I think we doubled our store count in the last 3 years. So normally store takes at least 3 to 4 years to reach to the peak. So that is the stabilization period. That is called store growth period. Once it reaches that level, it starts contributing to the top line. Till such time, there will be slow growth. And in this chart, what happened, like in FY21, due to lockdown, there was little disturbance. All the retail markets were affected. But a normalized year-on-year top line growth will be 15%. That can be comfortably achieved year-on-year. आसान शब्दों में कहूं, नेक्स्ट 1 to 3 years में आप रियलाइज करोगे फुल पोटेंशियल इस केपेक्स का, ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. ऑन दैट नोट, प्रेमचंद सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सब कुछ डिटेल में समझाने के लिए, थैंक यू। और मार्केट्स पे बात करने के लिए भाई, एज प्रोमिस, IDBI कैपिटल मार्केट्स के ब्रजेश एल साहब जुड़ते हुए। कल है निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, और ब्रजेश थोड़ा बहुत दमखम दिखाना शुरू किया, अदरवाइज एकदम पस्त था। इतने अच्छे वीकेंड के डेवलपमेंट थे, मूड में ही नहीं आ रहा था बाजार। थोड़ा बहुत आया है, 100 पॉइंट ऊपर एटलीस्ट कामकाज होता हुआ, लेकिन निफ्टी पोजिशन आप लोग को कैसा नजर आ रहा है? IDBI कैपिटल पे आप व्यू क्या ले रहे हो? निफ्टी पे ट्रेड वेड ले रहे हो क्या? गुड आफ्टरनून आशीष जी। सो बेसिकली निफ्टी में कहीं ना कहीं हमारा मानना था कि एक बाउंस बैक का ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो हम डायरेक्शनली भी ये बोल रहे थे कि कहीं 25,200 जहाँ पे हमें हालांकि पिछली बार भी एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला था, वो लेवल को तो मार्केट एक बार छू सकता है। तो वो ही व्यू हम लेके चल रहे हैं। अभी 24,850 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आज कल या फिर अगले या 1 या 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में हम एक बार 25,000 को तो डेफिनेटली टेस्ट करेंगे। बट मानना है कि वो 25,000 भी शायद एक बार निकाल देगा, लेकिन 25,200 का एक लेवल है जो मेजर रेजिस्टेंस है। सो एज ऑफ नो हम ट्रेडिंग बाउंस को प्ले कर रहे हैं। और अभी जैसे कि हमने बताया कि आज अभी थोड़े देर के लाइक सेकेंड हाफ में ऑलमोस्ट थोड़ा मार्केट रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। 24,900 के 24,800 के जो कॉल ऑप्शन है उस पर भी हम सलाह दे रहे हैं कि लोगों को एक रिस्क लिया जा सकता है। अच्छा, ठीक है, 25,000 पहला पढ़ा, 25,000 क्रूशल हो जाएगा, क्योंकि वहीं पे सबसे तगड़े कॉल राइटर्स का जोन है। एक बार वो निकला तो 25,200, जहां पे पिछली बार जाके ठंडा पड़ा था बाजार, उसको रीटेस्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, पोजीशन बढ़िया है, मतलब ब्रिजेश ले दे के तेजी करनी है निफ्टी पे, ऐसा पकड़ूं, है ना? या पक्का मोटा मोटी हमको तेजी करना है। फिलहाल आज और कल के तो नजरिए से हमने कहीं पे भी मंदी नहीं करना। अगर मिलता है थोड़ा करेक्शन तो हम बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। अच्छा, आप लोग के रडार पे स्टॉक्स कौन से, ट्रेड के लिहाज से आपके प्रिफर्ड पिक्स कौन से?
सो आज अगर आप देखोगे तो ऑटो स्टॉक्स में काफी अच्छे मूव आ रहे हैं। तो ऑटो में मेरा मानना है कि एक टीवीएस मोटर एक काउंटर है जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। तो मुझे लगता है कि ये जो फॉर्मेशन है जो अभी एक 3-3.5% पॉजिटिव है वो आने लाइक आज और कल के सत्र में और 3 से 4% का मूव और इसमें देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है टीवीएस मोटर पे हमको एक बाय लेके चलना चाहिए। जो इसका जो अपसाइड जो टारगेट है वो मैं 3700 के आसपास देख रहा हूँ। इसके अलावा और एक स्टॉक है जहाँ पे एक काफी अच्छा फॉर्मेशन हुआ है, वो है सीडीएसएल। सीडीएसएल में हमारा मानना है कि एक स्टॉक एक शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहा था या फिर एक अच्छा गिरावट देखने को मिल रही थी, बट आज टेक्निकली उसमें एक रिवर्सल देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि ये वापस 1600-1650 के करीब एक बाउंस बैक देगा। थोड़ा सा लंबी अवधि की नजर से होगा, हफ्ते 10 दिन के हिसाब से हो सकता है, बट ये 1600-1650 सीडीएसएल छू सकता है। और एक छोटे एकदम ही छोटे टाइम फ्रेम में अगर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की नजर से देखा तो मुझे लगता है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे ध्यान रखना चाहिए। आज काफी दिनों के बाद एक रेंज ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। अगर आज का ये स्टॉक आज के डेज आज से क्लोजिंग होता है तो ये हफ्ते में ये एक आउट परफॉर्मर हो सकता है। लीजिए तीन बढ़िया आइडियाज। निफ्टी पे तेजी का मन है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाय ऑन डिप्स की तब भी खरीदना है, अदरवाइज इन लेवल्स पे भी शायद निफ्टी खरीदा जा सकता है 1-2 दिन के टाइम होराइजन, कल के एक्सपायरी से पहले और दमकम आएगा। टीवीएस मोटर्स, सीडीएसएल और साथ में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये 3 आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स की इस समय की प्रिफर्ड पिक्स। ब्रिजेश, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। 850 के नीचे आया है मामला। ये इंपॉर्टेंट एक पहला पड़ाव था, जिसके बाद 25,000 की तैयारी करते हैं हम। उसी के इर्द गिर्द हैं, उसी लेवल से फ्लर्ट कर रहा है भारतीय बाजार इस समय। देखते हैं सेकेंड हाफ लिहाज से इंपॉर्टेंट। ये देखिए थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ रहा है। अच्छा, 2 पॉकेट्स वैसे गजब है। ऑटोज में वो सुबह पूरे वीकेंड अपडेट्स आ रहे थे प्राइस रिडक्शन के, क्योंकि उन्होंने फ़ायदा तो उठा नहीं पाएंगे इन्वेंट्री का, तो उसको बतौर डिस्काउंट्स पास ऑन कर रहे हैं 22 सितंबर से पहले ही। वो एक मेजर रीज़न है। मुझे नहीं लगता कि वो यूएस से रिलेशनशिप इंप्रूव होने, क्योंकि सब डोमेस्टिक स्टोरीज ज़्यादा हैं ऑटो की। ऑटोज अच्छा कर रहा है, दिन के हाईस पे अभी भी डटा खड़ा हुआ है, सुबह से आउट परफॉर्मेंस है। और दूसरा, वो जो मॉर्गन स्टैनली ने मेटल्स पे रिपोर्ट निकाली थी, हालांकि मेटल्स की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, मेटल्स अपने आप में पिछले हफ्ते भी बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, इवन फ्राइडे को। तो उसी का और फर्दर फॉलो थ्रू है। 1% के आसपास का उछाल के साथ वो चाइना डेवलपमेंट्स के चलते और ग्लोबल डिमांड सुधरने के चलते मेटल्स का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है। तो ये 2 पॉकेट्स इस समय आउट परफॉर्म करती हुई बढ़िया तरीके से। खैर, मैं शो खत्म करूं उससे पहले बता दूं, सीएनबीसी आवाज की एजुकेशनल पहल एफएनओ गुरुकुल एक बार फिर शुरू होने जा रही है 13 और 14 सितंबर, यानी कि इसी सैटरडे और संडे को ये 2 दिनों के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको वायदा ट्रेडिंग के गुण सिखाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन ट्रेडिंग पर हमारा खास फोकस रहेगा। हमारी कोशिश है कि आपको मुनाफे वाले एलीट ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल कराया जा सके। 2 दिनों के इस वेबिनार के लिए फटाफट रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स QR कोड में मिल जाएंगी, वो आपके सामने स्कैन करें, अदरवाइज नेट पे गूगल पे ऐसे ही सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। उस वेबसाइट को एड्रेस भी दे रखा है, उसका ID भी, उस पर भी आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। इसी हफ्ते के सेकेंड हाफ में वीरू जुड़े हैं क्या? बम्बई आ जाएंगे और बम्बई से सिखाएंगे आपको। नोएडा से नहीं सिखाते, वो बम्बई से सिखाते हैं। ये दिखाओ ना वीरू का है। चलो लो ब्रेक के उस पर वीरू और श्रेया के साथ देखिए कमाई का अड्डा। नमस्कार।